हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। कल मैं यूट्यूब चैनल पे आया था और मैं आपको कुछ बात बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की। तो आगे का पार्ट आज देखते हैं। स्थिर विद्युत की में सबसे बड़ा योगदान होता है आवेश का। और आपने ये सीखा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का जो मात्रक है वो एक तो है वैज्ञानिक नाम से पढ़ा हुआ है कूलाम, एक अन्य मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड, और आपने विमा ज्ञात की। अब देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आवेश के प्रकार। आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश को प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं प्लस क्यू। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। आवेश के प्रकार होते हैं दो। देखो बच्चों, आपने ये देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है धनात्मक, एक आवेश होता है ऋणात्मक। अब पता कैसे चलेगा कि सर ये ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है? देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते कि एक वस्तु है, एक वस्तु में 5 सपोज करो प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बंध के रूप में रहते हैं। अब मैं आपको यह कहूं कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो यह वस्तु ए है, अन्य वस्तु बी है। जब ए वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है एक, तो दोबारा जो ये बी वस्तु है इसमें प्रोटॉन की मात्रा तो 5 रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन की मात्रा 4 रहेगी। तो जो वस्तु बी में वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है और प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं ए। इनमें भी यही है, इनमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो ये वस्तु बी 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन थी, वस्तु ए है। अब यह कह रहा है कि वस्तु बी में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, तो जो मूल वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होते ही यह वस्तु में कितना परिवर्तन हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो वस्तु 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका मतलब इनमें ऋणावेशित की मात्रा ज्यादा होती है, तो यह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और यह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो पहले जो डायग्राम है, पहले वाले डायग्राम में वस्तु जो बी है वो तो है धनावेशित, और दूसरे वाले डायग्राम में वो वस्तु बी की जो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन है पहले की तुलना में, उनमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इसको तो व्यक्त करते हैं माइनस क्यू से, और इसको व्यक्त करते हैं प्लस क्यू से। यह आपका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल से आपको यह क्लियरिफिकेशन हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको यह पता चल गया। और आवेश के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है धनात्मक आवेश, जिसको व्यक्त करते हैं प्लस क्यू से। एक होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको व्यक्त करते हैं माइनस क्यू से। अब आपको पता कैसे चला कि यह धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है? जो धनात्मक आवेश वस्तु ए है, इनमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वस्तु बी में क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही यह वस्तु धनावेशित हो जाती है। और दूसरे जो डायग्राम है उनमें जो ए वस्तु है, इनमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु बी में क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होते ही यह वस्तु या वे आवेश ऋणावेशित हो जाता है। यह तो था आपका एग्जाम्पल। इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है कि धनात्मक आवेश, दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, जैसे यह प्लस क्यू, यह प्लस क्यू,
इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान प्रकृति के आवेश में लगने वाला बल वो प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से बाहर की तरफ जाएंगी। ये आवेश इधर की तरफ जाएगा, ये आवेश इधर की तरफ जाएगा। असमान आवेश, असमान का मतलब ये हो जाता है ये प्लस है ये माइनस है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अट्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। और प्रतिकर्षण को बोलते हैं रिपल, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। अब देखो बच्चों, आपको यह पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं, ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। और ये एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है वो तो हो जाती है ऋणावेशी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो वस्तु हो जाती है धनावेशी। और समान प्रकृति के आवेश जैसे प्लस ओ प्लस या माइनस क्यू या माइनस क्यू, दोनों आवेश की प्रकृति अगर समान है तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे को विच्छेदित करेंगी। और असमान आवेश एक प्लस हो एक माइनस हो, इन दोनों आवेश की जो मध्य की जो प्रकृति होगी वो आकर्षण होगी। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने दैनिक जीवन में एक चुंबक लीजिए। आप एक चुंबक का ध्रुव N, एक चुंबक का ध्रुव होता है S। इसी प्रकार की दूसरी चुंबक लीजिए। अब आप देखिए प्रैक्टिकल करके कि एक चुंबक का N सिरा, दूसरी चुंबक का N सिरा जब आप पास में लाते हो तो वो दूर हटने का प्रयास करती है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश हो या जो ध्रुव हो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। एक चुंबक का N ध्रुव है, दूसरी चुंबक का S ध्रुव है, जब दोनों को पास में लाते हो तो वो चुंबक चिपक जाती है। इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपकी एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट N है नॉर्थ, ये साउथ। अगर ये हम साउथ और नॉर्थ तो इनके मध्य का जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर दूसरा एग्जांपल ये समझते हैं कि ये N है ये S है, दूसरे मैग्नेट का जो ध्रुव है वो चेंज हो रहा है, यहाँ N है यहाँ S है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चुंबकीय ध्रुव है। यही सेम लागू होता है चार्ज पे, आवेश में। और आवेश की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कूलॉम था, जिसका मात्रक होता है एम्पीयर इनटू सेकंड। ये चर्चा अपन कल बात कर ली थी। अब बात करते हैं आवेश को घर्षण करने के तरीके, कि आवेश को कितने तरीके से किया जा सकता है। एक को तो किया जा सकता है घर्षण विधि से, एक को किया जा सकता है चालन विधि से, एक को किया जाता है प्रेरण विधि से। ये अपन देखते हैं इस पार्ट में। इससे पहले एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। इस एग्जाम्पल से यह समझते हैं कि जो कुचालक होती है, कुचालक वस्तुओं में कैसे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं और कैसे वो काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आवेश को आवेशित करने के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या तरीका था? घर्षण विधि। दूसरा क्या था? चालक विधि। तीसरा क्या था? प्रेरण विधि। मैं राइट डाउन कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आवेश को घर्षण करने के तरीके। पहला लेते हैं घर्षण विधि। दूसरी होती है चालन विधि। तीसरी होती है प्रेरण विधि। घर्षण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शन, चालन को बोलते हैं कंडक्टर, प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं घर्षण विधि।
घर्षण विधि में क्या होता है कि दो कुचालक वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं या घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो वस्तु हो जाती है धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। इस प्रकार की विधि को बोलते हैं घर्षण विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शन। या दोबारा समझा रहा हूं, आप एक चीज देखिए कि एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ए वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बी वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो वस्तु तो हो जाती है धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। या दूसरा प्रैक्टिकल तौर पे समझ सकते हैं कि आप दैनिक जीवन में कंघी को काम में लेते होंगे। जो कंघी को बालों पे रगड़ते हैं तो कंघी है वो ऋणावेशित हो जाते हैं, आपके जो बाल हैं वो धनावेशित हो जाते हैं। जब कंघी को बाल से घर्षण करवाने के बाद आप छोटे छोटे कागज के पास ले जाते हो, वो कागज कंघी के संपर्क में आकर चिपक जाते हैं। तो ये जो विधि है इस विधि को बोलते हैं घर्षण विधि। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं, देखिए मेरे पास एक तख्ती है, तख्ती पे एक कंघी है और कंघी के ऊपर एक कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करूंगा, जो जैसे आपको दिखाई दे रहा है। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों को विभाजित करके रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, घर्षण विधि से करूंगा। यह कंघा है और ये मेरे बाल है। इन बालों को जैसे मैं संपर्क करता हूं, जैसे ये संपर्क करने के बाद में ये जो कंघी और बाल ये आवेशित हो जाते हैं और ये जो कंघी है ये ऋणावेशित हो जाती है। और इस कागजों को जैसे संपर्क में ले जाओगे तो ये कागज इस कंघी पे चिपक जाएंगे। जैसे देखते हैं कुछ कि मैं घर्षण करता हूं, ये आपके सामने चिपकने की कोशिश कर रहा है, बट घर्षण, सूखे बाल ज्यादा होने चाहिए। सूखे बाल से क्या होते हैं, ये वस्तु आपस में संपर्क कर लेती हैं और ये वस्तु में क्या करती हैं, चिपकना शुरू कर देती हैं। तो इस विधि को बोलते हैं घर्षण विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं घर्षण या फ्रिक्शन। तो आपको एक बार मैं अन्य प्रकार से रीड कर देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है घर्षण विधि से। कि दो वस्तु हैं, एक वस्तु और ए है, दूसरी वस्तु बी है। इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में घर्षण करवाते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वस्तु से निकले हुए इलेक्ट्रॉन बी वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो वस्तु ए से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो जाती है धनावेशित, और जो वस्तु बी है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या बिल्ली की खाल या एबोनाइट की छड़ से घर्षण करवाते हैं तो बिल्ली की जो खाल है यह तो जाती है धनावेशित। एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक छड़ यह हो जाती है ऋणावेशित। यह विधि किसकी है, घर्षण विधि। घर्षण विधि से आपको यह पता चल गया कि बिल्ली की खाल को जब कोई एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को घर्षण करवाते हैं तो बिल्ली की खाल के जो बाल हैं वो धनावेशित हो जाते हैं, और यह प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ ये ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार के विधि को बोलते हैं घर्षण विधि। अब बात करते हैं चालन विधि। चालन विधि को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालन। चालन में क्या होता है, एक वस्तु आवेशित होती है, एक वस्तु अनावेशित होती है। आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तुओं को जब आपस में संपर्क कराया जाता है तो आवेशित वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अनावेशित वस्तु की में से प्रदान करते हैं, और ये तब तक आदान प्रदान होता है जब तक दोनों गोलों का या दोनों वस्तुओं का क्या आवेश बराबर ना हो जाए, तब तक ये विधि चालन कहलाती है। चालन में होता है इलेक्ट्रॉन का चलना। एक वस्तु में क्या है, चालक है, दूसरी वस्तु क्या है, ऐसे मानो कुछ चालक की तरह नहीं है, बट आप ये समझ सकते हो कि वो आवेशित नहीं है। ऐसे आवेशित की सिचुएशन में हो सकती है बट वो आवेशित नहीं है। अब इस एक चालक गोले को जब अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या आवेश निकलते हैं। कब तक निकलते हैं, जब दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर ना हो जाए तब तक ये विधि चलती है। इस विधि को बोलते हैं चालन विधि। एक होती है प्रेरण विधि, जिसका अपन जस्ट नेक्स्ट
पार्ट में बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समराइजेशन कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। पहले तो आपने देखा आवेश को आवेशित करने के तरीके, एक है घर्षण विधि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शन, एक आपने विधि देखी चालन विधि जिसको बोलते हैं कंडक्टर, एक विधि होती है प्रेरण विधि जिसको बोलते हैं इंडक्शन। तो जो घर्षण विधि है इनमें आपने ये देखा कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये समझा, बिजली की खार पॉजिटिव, एबोनाइट की छड़ प्लास्टिक की छड़। दूसरा एग्जाम्पल लो, कांच की छड़, किससे रगड़ते हो? रेशम के कपड़े से। यहां तो जाती है ऋणावेशित और यह जाती है धनावेशित। यह तो एग्जाम्पल था घर्षण विधि का। और चालन में क्या होता है वो अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बताया, चीज़ें कैसी लगी। जो भी आपको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप कमेंट्स में डालें, वो कमेंट्स में रीड करके मैं जवाब दूंगा। और आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको चालन और प्रेरण विधि और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और योजकता का नियम उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड करूंगा जस्ट नेक्स्ट